वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार संधान स्टडी सेंटर की आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस विषय की क्लास करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। संधान स्टडी सेंटर के मोटिव के अनुसार मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हर एक वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। जो भी जरूरी पॉइंट्स होंगे उनको नोट डाउन कीजिएगा। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक हॉट पॉइंट को मैं उठाऊंगा, एक भी चीज छूटने नहीं पाएगी। जैसे आज की क्लास में मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक जो उठाया है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे लगभग कोई ना कोई सवाल प्रत्येक एग्जाम में बन ही जाता है। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे हो, रेलवे हो, और भी इवन की डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब में से कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन से एक सवाल ज़रूर संभावित होता है। तो बच्चों, आज हम लोग यूनाइटेड नेशन की चर्चा करेंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक बड़ा एस्पेक्ट है और मैं इसके सारे एस्पेक्ट्स को टच करूंगा। तो ये ध्यान रखिए कि एक से ज़्यादा क्लासेस इसमें होंगी। एक ही क्लास में यूनाइटेड नेशन को संभालना ठीक नहीं होगा, मुसीबत होगी और कंटेंट पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो पाएंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशन से। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अगर इस पॉइंट की चर्चा हम करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इस दुनिया ने जाना कि जिस तरह से नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ है वो मानवता के लिए एक अभिशाप है। द्वितीय विश्व युद्ध कहीं न कहीं निरंकुश तानाशाही रवैया के कारण ही हुआ है। ऐसा पाया गया कि विश्व में तमाम देश अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर इन पर एक अंकुश लगाया जाए, प्रत्येक देश कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हो, तो वो सही दिशा में होगा और विश्व का कल्याण होगा। इस तरह की द्वितीय विश्व युद्ध की जैसी विसंगतियां भविष्य में ना आने पाए, इसी दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। आप ये जान लें कि द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति यह रही कि 2 सितंबर 1945 को यह समाप्त हुआ, और इसके समाप्त होने के पीछे की घटना आपको पता ही है कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के इस शहर में बमबारी करने के बाद जापान सरेंडर करता है और अंततोगत्वा 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। समाप्त होने के साथ ही मित्र राष्ट्र सहित विश्व के तमाम देशों ने यह आवश्यकता महसूस की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिस पर कि जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पावर हो। तो इसी के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना की गई। अब आप ये समझ लें कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका इतनी भयंकर रही कि लगभग यह देखा गया कि 7.5 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें से तकरीबन 2 करोड़ तो सैनिक मारे गए और लगभग 4 करोड़ लोग सिविलियंस मारे गए। और इतने बड़े एसेसिनेशन, इतने बड़े मास्करे के लिए जिम्मेदार कौन था? एक निरंकुश तानाशाही। और इसी निरंकुश तानाशाही को समाप्त करने तथा ऐसी स्थितियां विश्व में दोबारा उत्पन्न ना हो, इस दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के यहाँ पर कुछ चित्र आपके सामने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सब मैं आपके सामने आज रिप्रेजेंट करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक वीडियो को बहुत गहरे से देखिएगा, और चूंकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके पीछे के मोटिव को समझना आवश्यक था, इसलिए मैंने इतनी बातें की। यूनाइटेड नेशन का जो सिंबल है वो आप देख सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का सिंबल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस चित्र के माध्यम से यूनाइटेड नेशन का कांग्रीगेशन होता है। इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक राउंड टेबल वार्ता लोगों की होती है।
तो यूनाइटेड नेशन के हम अगली कड़ी पर चलते हैं और देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन से संबंधित क्या महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले डेटा अपने दिमाग में रख लें, कब हुआ? 1945। मैंने अभी आपको बताया है कि 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो 2 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच विश्व की महान शक्तियों ने, जितने भी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सभी लोग मिले, चाइना, रसिया, इन सब लोगों ने मीटिंग की और समझा कि नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता है। इसी के मद्देनज़र 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इस जगह पर कंसंट्रेट करना है, 24 अक्टूबर 1945। अब आ जाए हम इसके दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताया गया कि पोलैंड सहित कुल 51 देश इसके संस्थापक सदस्य रहे। बच्चों पहले यहाँ कंसंट्रेट करो, संस्थापक सदस्य। संस्थापक सदस्य का मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के गठन के समय कितने सदस्य देश उपस्थित रहे। तो ये बताया गया कितने रहे, 51 देश उपस्थित रहे। पोलैंड सहित क्यों लगाया गया, ये भी ध्यान रखें। पोलैंड सहित का मतलब कि जैसा कि आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत ही कैसे होती है कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया था। तो पोलैंड को तो जर्मनी ने कब्जा कर लिया था ना, लेकिन इसी समय जब जर्मनी की हार होती है, हिटलर का पतन होता है, तो पोलैंड को अलग कंट्री के रूप में घोषित करके, उसको इंक्लूड करके कुल 51 देश इसके संस्थापक सदस्य रहे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में कुल 193 देश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है, कितने 193 कंट्रीज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। और इनमें ये बहुत बार पूछा है 193वां सदस्य कौन है, तो ये है दक्षिणी सूडान। इसको अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुल 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और उनमें से 193वां सदस्य कौन है, दक्षिणी सूडान। और ये दक्षिणी सूडान किस महाद्वीप का देश है बच्चों, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसी तरह से अगर हम इसी क्रम में अगले पॉइंट की ओर ध्यान दें तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। हर एक पॉइंट मैं आपके सामने उसी ढंग से रख रहा हूँ जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर बना है। मतलब इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, शहर क्या हो गया, न्यूयॉर्क। अगर द्वीपीय दशा में पूछे तो मैनहट्टन एक आइलैंड है जिस पर कि इसका मुख्यालय बनाया गया है। किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसे अंतर नहीं होंगे। आइए अब अगले महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। देखिए, कार्य करने के लिए आधिकारिक भाषा इसकी क्या है, अंग्रेजी व फ्रांस। ये भी ध्यान रखिएगा कि आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बनाई गई वो क्या है, अंग्रेजी और फ्रांस, यानी फ्रेंच जिसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही दो भाषाएं हैं, अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं, लेकिन आधिकारिक भाषाएं नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज में केवल आपको क्या ध्यान रखना है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश और फ्रेंच, ये दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं। लेकिन अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं, क्या है, जैसे कि चीनी यानी चीन में बोली जाने वाली, जिसको हम मंदारिन भी बोलते हैं, रसियन यानी रूस में बोली जाने वाली, अरबी अरब वाली, और स्पेनिश और फ्रेंच, ये दोनों ऐसी लैंग्वेज हैं कि जो लगभग विश्व में जितने भी ऐसे कंट्री जो औपनिवेश रहे, कॉलोनीज रहे यूरोपियन कंट्रीज़ के, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फ्रेंच स्पेनिश में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो इस तरह से चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश, ये 4 भाषाएं भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट प्रत्येक दूसरे वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बजट क्या
प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी 2 साल में संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पेश किया जाता है। किसके द्वारा? महासभा द्वारा पारित किया जाता है। यानी जो महासभा है, जनरल असेंबली, अभी इसके हम 6 अंग है, अंगों की भी चर्चा करेंगे। तो जनरल असेंबली प्रत्येक दूसरे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट प्रस्तुत करती है। और बजट जानती हैं, बजट क्या है? आय व्यय का लेखा है। प्रत्येक कंट्री अपने लिए एक बजट प्रस्तुत करती है। और यूनाइटेड नेशन क्या है? ये भी एक विश्व स्तर पर एक कंट्री है, यानी सारी कंट्रीज को मिला करके एक कंट्री का कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो इसलिए इसका भी प्रत्येक दूसरे वर्ष बजट पेश होता है। और ध्यान रखना है कि इसके बजट में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? अमेरिका का है। इससे भी सवाल बन सकता है। और लगभग 22%, कितना? लगभग 22% योगदान किसका रहता है? अमेरिका का रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में। और ये बजट कब पेश किया जाता है? प्रत्येक 2 वर्षों में। देश के स्तर पर तो आपको जैसे पता है कि प्रत्येक कंट्री अपने प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करती है बजट, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक दूसरे वर्ष प्रस्तुत किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ये ध्यान रखना है। अब बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग। अब देखिए, जैसे एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति कैसे कार्य करता है? किसी व्यक्ति का जीवन आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथ से, पैर से इत्यादि अंगों के उपयोग से ही तो कोई व्यक्ति कार्य करता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई एक वैश्विक संस्था है तो उसके विभिन्न प्रकार के उपविभाग बनाए जाएंगे, उसके अंग बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से वो कार्य करेगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक इंट्रो आपके सामने रख रहा हूँ कि इन 6 अंगों को आप अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद प्रत्येक अंग की मैं गहरी चर्चा करूँगा, जिससे एक एक पार्ट को आप अच्छे से समझ लें। तो इसका जो पहला अंग है वो क्या है? जनरल असेंबली, जिसको हम लोग महासभा के नाम से जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। प्रत्येक का इंग्लिश नाम जरूर अपने दिमाग में मोटा मोटा बैठा लेना बच्चों। और तीसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला जो चौथा इसका महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? ट्रस्टीशिप। देखिए, प्रत्येक अंग के अपने अपने खास तरह के कार्य हैं। उन कार्यों की चर्चा मैं एक एक के सेक्शन वाइज आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद 5वां महत्वपूर्ण अंग क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अभी आपने देखा है कि इसमें भारत कई बार कुलभूषण के मामले में भी भारत ने विजय हासिल की पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वादों के मिल जाएंगे। और बच्चों ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ा ही हॉट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि वैश्विक स्थिति क्या है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक आपसी तनाव है और उसमें युद्ध जैसी स्थिति हो ही चुकी है। तो अब इससे भी संबंधित यूएनओ के कुछ फैक्ट हैं, वो इस वजह से यूएनओ का मैटर आगामी एग्जामों में कहीं ना कहीं हॉट रहेगा, इसलिए आपको इसके पर पकड़ बनानी है। और इसका जो 6वां अंग है वो क्या है? सचिवालय, जिसको हम लोग सेक्रेटेरियन बोलते हैं। अब अगर मैं आपके सामने इसके अगले हिस्से पर चलूं तो वो क्या है वो देखें। अब हम लोग इस टॉपिक के तहत क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस टॉपिक के तहत देखेंगे कि महासभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने कर दूं। महासभा को अब आप देखिए, महासभा को अच्छे से समझ लें। महासभा संबंधित कुछ बिंदु मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो पहला अंग है, पहला महत्वपूर्ण उपविभाग है वो क्या है? महासभा, जनरल असेंबली। तो इस जनरल असेंबली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज देखिए कि यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संसद की तरह है। कैसी है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संसद की तरह है। जैसे किसी देश की संसद होती है पार्लियामेंट, उसी तरह से विश्व की अगर पार्लियामेंट के रूप में देखें तो वो है महासभा, जिसमें प्रत्येक देश 5 सदस्य भेज सकता है। ध्यान रखना है कि जितनी भी इसकी कंट्रीज अर्थात जो सदस्य देश हैं वो अपने देश से 5 सदस्य भेज सकते हैं, लेकिन उन देशों का जो
उन कंट्रीज का जो वोट होगा वो कितना होगा, वोट एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि 5 भेज दिया तो उस कंट्री की जो वोट वैल्यू है वो 5, नहीं, वोट वैल्यू एक होगी लेकिन वो अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है। ये बहुत, जैसे कोई अशांत क्षेत्र है तो उसमें शांति की स्थापना, किसी असुरक्षित देश की सुरक्षा, या जैसे 193 सदस्य हैं, इनमें से किसी एक नए देश को एक नया सदस्य बनाना हो, और बजट का निर्णय करना हो इत्यादि, कि बजट पास हुआ कि नहीं, ये कैसे माना जाएगा कि जब तक इसके 2/3 बहुमत ना हो जाए, यानी इसके सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश और बजट का निर्णय मान्य होगा। 2/3 बहुमत से कम है तो मान्य नहीं होगा। अब अगर अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें तो महासभा का नियमित सत्र, नियमित सत्र का मतलब जो सेशन चलता है, जैसे अपने भारत की संसद का सेशन होता है, वो क्या होता है, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होके, बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिएगा बच्चों, यानी प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से, यानी 3rd ट्यूसडे से प्रारंभ होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, इस जगह से प्रश्न पूछ सकता है, तो इस डेटा को आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र चलाए जाते हैं। जैसे कि विशेष सत्र संसद का होता है, वैसे ही अगर महासभा का विशेष सत्र बुलाना हो तो इसके लिए सुरक्षा परिषद अगर आग्रह करती है तो विशेष सत्र भी चलाए जा सकते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट महासभा संबंधित क्या है कि नए देशों की सदस्यता, क्या नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व बजट सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा ही करती है। ये ध्यान रखना है कि महासभा ये काम करेगी लेकिन संस्तुति किसकी होगी, रिकमेंडेशंस किसकी होंगी, सुरक्षा परिषद की, सुरक्षा परिषद की। तो क्या क्या किन किन चीज़ों के रिकमेंडेशन, यानी नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, जैसे महासभा का जो महासचिव है, संयुक्त राष्ट्र सभा का जो महासचिव होता है, आपको बताना स्टूडेंट वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सभा का महासचिव कौन है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे बताएं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इत्यादि के लिए जो रिकमेंडेशन करती है वो सुरक्षा परिषद करती है, और नियुक्ति कौन करती है, महासभा करती है। तो इसका मतलब अगर सुरक्षा परिषद वीटो कर दे तो ये काम नहीं होंगे, हाँ नहीं होंगे। अब मैं आपको इसके अन्य जो महत्वपूर्ण अंग हैं महासभा के, जो भी हमने 6 अंग पढ़े थे, उन 6 अंग में आज हमने क्या पढ़ा है, महासभा के बारे में पढ़ा है। तो मैं जैसे सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप और जितने भी इसके 6 अंगों की चर्चा हमने की है अभी, सबका एक एक डिटेल में आपके सामने रखूंगा, जिससे आपका यूएनओ बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और किसी भी परीक्षा में आप यूएनओ के लिए तैयार रहें। तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास के साथ मैं जल्दी ही आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।